हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे श्रीलंका में चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। फ्रेंड्स, अब हमें ये समझना चाहिए कि मनी मैनेजमेंट स्किल्स और फाइनेंशियल डिसीजंस इतना इम्पोर्टेंट होता है। सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं, सिर्फ किसी कंपनी के लिए नहीं, बल्कि पूरी की पूरी कंट्री के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप में ये स्किल्स नहीं है तो आप सब डुबा दोगे, चाहे अपना पैसा हो चाहे कंट्री का पैसा हो। तो यही प्रॉब्लम है जो श्रीलंका में चल रहा है। वहाँ पे फॉरेन रिजर्व्स जो कहते हैं वो फॉरेन रिजर्व क्राइसिस हो गया, फॉरेन रिजर्व कम हो गया है, जिसकी वजह से इंपोर्ट नहीं हो पा रही है नेसेसिटी की चीजें। अब फॉरेन रिजर्व क्या होता है? फॉरेन रिजर्व मतलब होता है फ्रेंड्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को अपना कोई सामान बेचती है तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं और बदले में फॉरेन करेंसी लेती है। और इम्पोर्ट ये होता है जब कोई दूसरी कंट्री आपको कोई सामान दे रही है और आप बदले में उसे पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट भी फॉरेन करेंसी में होती है। तो हर कंट्री के पास एक सेंट्रल बैंक होता है जो ये फॉरेन करेंसी का रिजर्व क्रिएट करके रहता है, और इसे हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए अगर किसी भी हम डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करें, क्योंकि तभी तो आप पे कर सकोगे। आप जो एक्सपोर्ट करके जो फॉरेन करेंसीज आपकी कंट्री में आ रही है, आप उसी करेंसी से पेमेंट करोगे जिन चीजों को आप खरीदोगे। बट श्रीलंका का भी ये कंडीशन है कि वो अपने कंट्री के लिए फ्यूल चाहिए, फूड चाहिए, मेडिसिन चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि श्रीलंका ग्लोबली बहुत सी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है अपनी नेसेसिटीज को लेके, बट पे नहीं कर पा रहा। तो क्या हो रहा है, वहां की जो आम जनता है, जो सिटीजन्स है, वो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा दे रहे हैं। वो लोग भूख से तड़प रहे हैं। केवल 4 घंटे की बिजली आ रही है, एलपीजी भी नहीं मिल पा रहा है कि घर में जो भी खाना है वो बना पाए। 2-2 किलोमीटर के रोड्स पे लाइन लगे हुए हैं फ्यूल्स के लिए, और उसके बाद भी कहीं कोई शांति नहीं और कहीं कुछ होप नजर नहीं आ रहा है। अब ये सब हो क्यों रहा है, क्या हुआ, वॉट इज द रीजन बिहाइंड ऑल दिस, वॉट वेंट रॉन्ग? इसको समझने के लिए हम थोड़ा फ्लैशबैक पे चलते हैं और श्रीलंका की हिस्ट्री देखते हैं। अब 1948 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स, 1948 में श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस। तब श्रीलंका को एक बहुत ही प्रोस्पेक्टिव कंट्री की तरह देखा जा रहा था, क्योंकि लोकेशन जो है श्रीलंका का बहुत ही स्ट्रैटेजिकली है, एक्सपोर्ट पे फोकस था, और प्लांटेशन में श्रीलंका बहुत अच्छा था, लाइक टी, कोकोनट, रबर। सबको बहुत एक्सपेक्टेशन था कि श्रीलंका बहुत ही पावरफुल कंट्री इमर्ज होगी और काफी अच्छा करेगी। बट इन 1955 दे रियलाइज्ड कि वो सिर्फ प्लांटेशन सेक्टर पे नहीं फोकस कर सकते हैं एक्सपोर्ट के लिए, दे नीड टू डाइवर्सिफाई, बिकॉज 1955 वाज द ईयर कि ग्लोबली रबर और टी के प्राइसेस काफी कम हो गए। अब कम हो गए तो श्रीलंका की फॉरेन रिजर्व्स पे डायरेक्ट असर दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि जो वो चीज सामान बेच रहे थे उनको बदले में कम पैसा मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं वहां डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो गया। उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड एक्सपैंडिंग ऑन द गारमेंट्स। गारमेंट्स बना के भी उन्होंने काफी शेयर इंक्रीज किया। वो कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज में गारमेंट्स एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट किए। पर दूसरी प्रॉब्लम जो श्रीलंका के पास शुरू से थी, राइट फ्रॉम देयर इंडिपेंडेंस, उनके पॉलिटिशियंस या उनके लीडर हमेशा शॉर्ट साइटेड थे। वो कभी भी कंट्री के लॉन्ग विजन को नहीं ध्यान दिया। उन्होंने सोचा कि सिटीजन को शॉर्ट टर्म की खुशियां दे दे और हमें ज्यादा से ज्यादा सीट्स मिल जाए या हमारी सरकार बनी रही, समथिंग लाइक दैट। तो केवल 2 to 3 years, 4 years, 5 years, बस इतना ही विजन था किसी भी सरकार की जो श्रीलंका में अभी तक बनी है। क्या करते हैं, वो स्कीम्स लाते हैं, लोगों को फ्री में ये मिलेगा वो मिलेगा, टैक्स कट करते हैं। अब आप बताइए, अगर कोई गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं होगा तो हाउ विल दैट गवर्नमेंट रन द कंट्री? और अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो श्रीलंका कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस ही नहीं किया। इन इनिशियल ईयर्स, 50 years जब उनके इंडिपेंडेंस के हो गए,
तब भी उन्होंने कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग या डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया। अब अगर 1977 से जुलाई 1983 की बात करें तो श्रीलंका वो स्टिल इन बेटर कंडीशन। क्यों? डाइवर्सिफिकेशन हो चुका था गारमेंट्स में। श्रीलंकन गवर्नमेंट एफडीआईज को बुला रहा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उन्होंने काफी कंपनीज को अप्रोच किया, मोटोरोला को अप्रोच किया, हैरिसन को अप्रोच किया, एंड एवरीवन, सारी कंपनीज कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखा रही थी श्रीलंका में, और वो आने को भी रेडी थी, श्रीलंका में आके निवेश करने को भी रेडी थी। बट व्हाट हैपेंड, इट वाज वेरी शॉर्ट लिव्ड। जुलाई 1983 में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया श्रीलंका में, जो 2009 तक चला। और जब सिविल वॉर स्टार्ट हो गया तो अगेन ये जो शॉर्ट साइटेड वाला जो कंडीशन था श्रीलंकन गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस का, वो थोड़ा और बढ़ गया। वो अपनी सरकार को भी हमेशा बचाना चाहते थे। जो थोड़ा बहुत पैसा डेवलपमेंट पे वो लगाना चाह रहे थे, वो सब का सब शिफ्ट हो गया डिफेंस के लिए। तो डिफेंस एक्सपेंसेस श्रीलंका का 1983 से काफी शूट अप हो गया। तो ले दे के क्या हुआ, कहीं ना कहीं कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है किसी का। श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा है, तो रेवेन्यू पे बहुत ज्यादा श्रीलंका गवर्नमेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो फ्री में बांटने वाले स्कीम्स गवर्नमेंट हमेशा चलाती रही। प्रॉब्लम तब और बढ़ती चली गई जब 2005 में एक नई सरकार बनी और उनका फोकस था लोन लेके डेवलपमेंट करना। और ये हिस्ट्री गवाह है फ्रेंड्स, चाहे जो भी कंपनी बिना किसी ऑर्गेनिक डेवलपमेंट के केवल लोन के बेसिस पे अगर कुछ डेवलपमेंट करना चाहे या कंट्री का भला करना चाहे, वो कभी नहीं हो सकता है। आपको फोकस करना पड़ेगा, अपने कंट्री को इंटरनली स्ट्रांग बनाएं, अपने लोगों को, सिटीजन्स को केपेबल बनाएं कि वो लाइवलीहुड अर्न कर सकें। अपनी कंट्री को एक सेल्फ सस्टेनेबल कंट्री बनाने की जरूरत थी, मगर वहाँ की सरकार ने, वहाँ के पॉलिटिशियंस ने लोन लेकर दे स्टार्टेड डेवलपिंग द कंट्री। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक 16 टाइम्स IMF ने बेल आउट किया है श्रीलंका को ये क्राइसिस से। तो श्रीलंका के लिए बहुत नई बात नहीं है ये इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसना, बट आज का कंडीशन थोड़ा और डिफरेंट है और थोड़ा और सीवियर है। तो मैं बात करी थी 2005 की, श्रीलंका को एक पोर्ट डेवलप करना था। उस पोर्ट डेवलपमेंट के लिए उन्होंने पहले US को अप्रोच किया। USA ने कहा कि ठीक है, मुझे थोड़ा स्टडी करने दीजिए कि आपको वो पोर्ट प्रॉफिटेबिलिटी लाके देगी क्या नहीं देगी। तो आफ्टर स्टडिंग दैट प्रपोजल जो श्रीलंका ने US को दिया था, US रिजेक्टेड इट, टेलिंग कि फाइनेंशियली वायबल नहीं है। आप जो पोर्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो पोर्ट आपको प्रॉफिट नहीं देगी, इसलिए हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। श्रीलंका इंडिया के पास आया, इंडिया ने भी स्टडी किया एंड इंडिया ने भी सेम चीज कहा कि दैट पोर्ट इज नॉट फाइनेंशियली वायबल और हम लोन नहीं दे सकते। श्रीलंका तब भी डटा रहा कि नहीं, मुझे तो डेवलप करना ही है पोर्ट। वो गया चाइना के पास। 2005 की बात है फ्रेंड्स। चाइना को पता था दैट प्रोजेक्ट इज नॉट फाइनेंशियली वायबल, बट चाइनीज बीइंग चाइनीज उन्होंने इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि वो उसमें से प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्ट नहीं चाह रहे थे, वो कंट्रोल करना चाह रहे थे श्रीलंका के पोर्ट्स को, और कहीं ना कहीं श्रीलंका की पूरी इकोनॉमी को अपने ट्रैप में लाना चाह रहे थे। और बहुत सारे नेशंस, हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है, या पाकिस्तान की बात कर लीजिए, नेपाल की बात कर लीजिए, मालदीव्स की बात कर लीजिए, सारे कंट्रीज में चाइना बहुत हेविली इन्वेस्ट किए हुए हैं। इंडिया तक में 2006-2007 में चाइनीज ने काफी इन्वेस्ट किया था, चाइना ने। बट अब गवर्नमेंट मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत पे फोकस कर रहा है, ना कि चाइना पे फोकस कर रहा है। बट श्रीलंका इस ट्रैप से निकल नहीं पाया। 2005 में एज एक्सपेक्टेड वो लोन रीपे नहीं कर पाया उस पोर्ट डेवलपमेंट से। और चाइना का ये कंडीशन था कि वो पोर्ट डेवलपमेंट तभी होगा तब जब एक चाइनीज कंपनी वहां डेवलप करेगी, और अगर लोन रीपेमेंट नहीं होता है
तो वो पोर्ट चाइना 99 ईयर्स लीज पे ले लेगा। और हुआ यही जो चाइना चाहता था। और उस वक्त जितने भी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स श्रीलंका में चल रहे थे, 70% ऑफ इट का फंडिंग चाइना से आया था। तो धीरे 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 चाइनीज डेट ट्रैप, जो हम कहते हैं ना, जो लोन दे दे के श्रीलंका फंसता चला गया चाइना के साथ। अब टू मेक सिचुएशन वर्स, 2019 में एक सरकार बनी, उन्होंने बहुत हेवीली टैक्स कट कर दिया। टैक्स जो हम पे करते हैं, सिटीजन पे करते हैं, सरकार उसे यूज करती है डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के प्रोग्रेस के लिए। बट अगर सरकार के पास पैसा ही ना हो तो वो प्रोग्रेस क्या करेगी कंट्री को? अपने सिटीजन्स को शॉर्ट टर्म खुशी देने के लिए लॉन्ग टर्म में उन्होंने प्रॉब्लम में डाल दिया। हुआ क्या? एक तो टैक्स कट हुआ, सेकेंड टेररिज्म अटैक। किसी टेररिस्ट ने 2019 में श्रीलंका में अटैक किया। उसके बाद से जो टूरिज्म सेक्टर था श्रीलंका का, जो 10% उनका जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता था, वो भी हाईली इफेक्ट हुआ। एंड टू मेक सिचुएशन वर्स, कोविड-19 फॉलो किया नेक्स्ट ईयर। कोविड-19 की वजह से टूरिज्म सेक्टर तो रिवाइव ही नहीं कर पाया श्रीलंका में, तो फॉरेन रिजर्व्स और कम होता गया। एंड कोविड-19 की वजह से जो श्रीलंका गारमेंट एक्सपोर्ट करते थे कनाडा में और यूरोपियन कंट्रीज में, वो भी 60% से डाउन चला गया। तो फॉरेन रिजर्व्स पे काफी बड़ा मतलब झटका लगा और पूरा जो इकोनॉमी है श्रीलंका की, वो कहीं ना कहीं डगमगा गई। एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर हम कह सकते हैं आज जो प्रॉब्लम में है श्रीलंका, उसका ये भी बात है कि 1 ईयर पहले गवर्नमेंट ने एक प्लान लाया कि श्रीलंका को फर्स्ट कंट्री बनाएंगे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करती है। उन्होंने केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स पे बैन लगा दिया। एंड दिस वाज हाईली स्टूपिड डिसीजन। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग 10 टाइम्स मोर कॉस्टली है और जो ईल्ड होता है वो बहुत कम है। कंट्री कोप अप नहीं कर पाई और गवर्नमेंट को ये रियलाइज हो गया कि मेरा ये डिसीजन रॉन्ग है। बट तब तक डैमेज हो चुका था। कंट्री में फूड इन्फ्लेशन 25% तक इंक्रीज हो गया। खाना बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा। फार्मर्स स्ट्राइक पे चले गए। ऑल इन ऑल कंट्री की पूरी इकोनॉमी, या इन फूड इन्फ्लेशन बोले या इन्फ्लेशन बोले, एवरीथिंग वाज ऑन टॉस। फिजिकल डेफिसिट कंट्री का बहुत इंक्रीज हो गया। ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जो आप कह सकते हो बैड मनी मैनेजमेंट एंड बैड डिसीजन मेकिंग्स ऑफ द पॉलिटिशियंस और द लीडर्स ऑफ श्रीलंका, आज वहाँ की आम जनता को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। और हम सबको पता है कि नेपाल का भी कंडीशन कुछ ऐसा ही है, पाकिस्तान में भी यही हाल है। तो हमें क्या लेसन मिलता है ये सारी स्टोरी सुनने के बाद? फर्स्ट फ्रेंड्स, जो टेक अवे होगा इस वीडियो का, आप इमरजेंसी फंड मेंटेन करिए। नहीं पता है कि कल आपका जॉब है क्या है नहीं है, मैं बहुत बार बात करती हूँ कि इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, इन्फ्लेशन इंडिया में भी हाई है, तो इन्फ्लेशन को सिर्फ आप तभी बीट कर पाओगे जब आप इन्वेस्ट करोगे। सेविंग्स अकाउंट में अगर आपके पैसे हैं तो वो कोई काम आपको नहीं आएगा। और थर्ड जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक अर्निंग पे जाइए। दैट मीन्स अपने आप को केपेबल बनाइए, अपने पे इन्वेस्ट करिए कि आप पैसा कमा सको। लोन लेके या क्रेडिट कार्ड्स यूज करके एक्सपेंसेस ना करिए, शो ऑफ पे मत जाइए। श्रीलंका के पास यही हुआ, कंप्लीट डिजास्टर ऑफ मनी मैनेजमेंट। लोन लेके डेवलपमेंट और ना कि अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना, फोकस करना कि कंट्री खुद से सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए। तो किसी भी कंट्री का डाउनफॉल बात करें या हम किसी भी बिजनेसमैन का बात करें, अनिल अंबानी का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं या विजय माल्या का भी एग्जाम्पल, ये सब बड़ी बड़ी ग्रुप्स कहीं ना कहीं कोलैप्स हो गए या कॉज ऑफ लोन्स। तो लोन्स पे फोकस मत करिए, इट्स अ बिग ट्रैप। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, ट्राई टू अर्न एंड देन इन्वेस्ट योर मनी इन राइट प्लेस। और अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है
तो अगेन आप बहुत खराब मनी मैनेजमेंट कर रहे हो। आप प्लीज आज स्टार्ट करिए एंड स्टार्ट नाउ, राइट नाउ। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, दिस इज सिल्की अग्रवाल।